जो महान मूर्ख होते हैं वही रत्न, वही मंत्र, वही यंत्र, वही तंत्र और वही ज्योतिष जैसे विषयों पे आक्षेप लगाते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं होता। लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम ओमकार है। आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। सुबह का कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे के बीच में जाता है, शाम का कार्यक्रम ठीक 8 बजे जाता है। यूट्यूब पे ये आपको मिल जाता है। आप अभी मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। यूँ आपको मैं सबसे पहले, ओमकार जी की कुंडली है, ये जलंधर पंजाब से है। ये संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इन्होंने पूछा है कि मेरे ऊपर लांछन बड़े लगते हैं। तो भगवान एक बात बताता हूं, लांछन लगते हैं तो थोड़े से समाज से दूर हो जाइए, अपने आप को गंभीर बना लीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को शांत कर लीजिए, मनस्वी बना लीजिए। श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए पहले दिमाग में काम करना होता है, सीधे आप मैदान में नहीं आ सकते। कोई भी काम करने से पहले आपको पहले अपने इस पे काम करना होगा, तब जाकर के पैरों पे काम करना पड़ता है, क्योंकि पैर तभी बढ़ते हैं जब दिमाग कहता है। तो पैर तभी बढ़ाइए जब दिमाग परिपुष्ट हो जाए। ये तो सार्वभौम सत्य है। जिस माह में आप जन्मे हैं, इस वजह से कई बार आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल देते होंगे जिसके कारण आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जो आप नहीं करते। आप अपने जन्म स्थान से जितना ज्यादा हो सके दूर जाइए ताकि आपको लाभ मिलता रहे। आपके पास आत्मबल बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और इसको आप और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना कर सकते हैं। सूर्य के उपासक बन जाइए, भगवान नारायण की उपासना करिए, किसी मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन आपको कर लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से आपके पास पैसे तभी बचेंगे जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, अन्यथा डेली रूटीन और डेली का खर्चा उतना ही आप कर पाएंगे। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा आपको कई बार सरकार से पुरस्कृत, सरकार के लिए काम करना, सरकार के लिए संगीत बनाना, सरकार के लिए जो आप जिस राज्य में हैं उस राज्य से संबंधित नौकरी भी आपकी कुंडली में बनती है। इस वजह से आप संगीत के शिक्षक भी हो सकते हैं, तो आप सरकारी नौकरी के भी बारे में विचार कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सोमवार का जन्म है। अब इसको आपको ठीक से समझा दूं तो वस्तुतः व्यक्ति झगड़ालू नहीं है। जो इनके हित मित्र हैं, आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये व्यक्ति बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करने वाला है। आप लोग इसे क्यों छेड़ रहे हैं? क्योंकि सोमवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो शांतिप्रद होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। क्योंकि वस्तुतः ये वज्र योग के जन्मे हैं, तो ये व्यक्ति सह लेता है। इस वजह से कई बार लोग इसको प्रताड़ित कर देते हैं और किसी भी कमजोरी का ठिकरा या किसी भी गलती का ठिकरा इनके माथे फूट जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति सोमवार को जन्मे, तो सभी लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो आसानी से जो है वो, जैसे होता है ना कि कॉपी लगाना, उसका भी टास्क आपको पूरा करना पड़ता है, उसका भी काम करना पड़ता है, उसकी भी चीजें आपको पूरी करनी पड़ती हैं। सबका जो है वो दारोमदार जो है वो आपको लेकर के चलना पड़ता है। इस वजह से भी कई बार आपको ये चीज देखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जिम्मेदार बनाना दूसरों के लिए, आप पहले अपने आप पे काम करिए, फिर आपको दूसरों के लिए काम करना है। मेरे कहने का सीधा सा अर्थ है कि पहले आप खुद को मजबूत बनाइए, तब आप किसी दूसरे की गलती का जिम्मेदार आप खुद को मानिएगा। आप दूसरों की गलतियों का भी खुद को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। ऐसा मत करिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तैतिल करण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो गंभीर होता है, पर कई बार जो है वो सामाजिक रूप से चमकदार होता है, पर कई बार वो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिंता भी करने लगता है। ये बात आपको नहीं करनी चाहिए। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आप सबको खुश करना चाहते हैं और आपको ये बात पता है कि आप एक बार में सबको खुश नहीं कर सकते। एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो आपसे नाराज होगा, तो ये आपको अपने जीवन में इसको मान के चलना होगा कि आपकी कुंडली का चंद्रमा ठीक है, आप उसको जो दिशा देना चाहते हैं दे सकते हैं। आपकी कुंडली का धन पक्ष ठीक होगा,
आपकी कुंडली का व्यवहार पक्ष अच्छा होगा, आपकी कुंडली के जो है वो आत्मबल वाला पक्ष आपकी कुंडली में अच्छा है, धन के आने की गति वाला पक्ष अच्छा है, आपकी कुंडली के विचारों का पक्ष अच्छा है, व्यवहारिकता आपकी अच्छी है, प्रबुद्ध हैं आप, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, संपन्न हैं, धन की समस्या नहीं होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता रहेगा। ये सब चीजें आपकी कुंडली में बन रही है। अब आप ये मैं आपको आपकी कुंडली से परिचय कराता हूं। लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना अच्छा होता है और शुभ ग्रह की राशि का जन्म कुंडली में जो है वो पाप ग्रह के साथ बैठना। देखिए, लग्न के अधिपति का भाग्य भाव में जाना और भाग्य के कारक द्वारा देखा जाना, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोगों का निर्धारण करे। और सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का उत्तर देता हूं जो आपने मुझसे पूछा है। आपके ऊपर लांछन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है और सूर्य जो आपकी चमक है वो भूमि तत्व की राशि में सूर्य बैठे हैं, जो वस्तुतः अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। इस पे किसी भी प्रकार से देखिए राहु की दृष्टि पड़ जाती है, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो आपकी जो वास्तविक छवि है, आपका जो वास्तविक नेचर है, आपका जो आत्मबल है वो मृत्यु भाग में बैठा है, वो कमजोर हो जा रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि आपकी कुंडली में लाभ स्थान के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, जहां के अधिपति शुक्र जो है वो भाग्य में बैठे हैं। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति को कमजोरी मिल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो लग्न के अधिपति को देख रहे हैं और अष्टम भाव में जो सूर्य बैठे हैं ना, उसके आगे शुक्र और पीछे बुध बैठे हैं और स्वग्रही मंगल इनके मित्र बैठे हैं। पिछला भाव बलवान होगा, कमजोर नहीं होगा। इस वजह से आपको देर सवेर ये सुख जरूर दे देंगे। मतलब वो जो लोग आज आपके साथ थोड़े तिकड़म कर रहे हैं या फिर थोड़ी सी कमजोरी कर रहे हैं, वो वस्तुतः बाद में चल करके आपके साथ ठीक हो जाएंगे। मतलब इनकी जो स्थिति है वो रेगुलर नहीं होगी, वो एक वक्त के बाद ठीक। पर उसका कारण जो है वो पहले तो ये बन रहा है कि आपकी कुंडली में भाव के अधिपति अष्टम में, उस पर शनि की दृष्टि, इस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि चमक तो वास्तव में सूर्य ही होते हैं। लग्न पे मंगल और बुध के प्रभाव में आने के कारण बुध जो है वो आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं, लग्न को देख रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति पे और लग्न के अधिपति पे अगर गुरु का प्रभाव रहेगा तो निस्संदेह वो उसमें अच्छी बातें शामिल करेंगे। हाँ, हो सकता है कि जो लोग आपके ऊपर लांछन लगाते हों, ये वस्तुतः आपको जो समाज मिला है वो थोड़ा कमजोर सा मिला है। द्वितीय भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, आप खुद का काम करिए। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि क्या मैं जो है वो गायन के क्षेत्र में जा सकता हूं, 100% जा सकते हैं। कारण बताता हूं। पंचम भाव के अधिपति शनि जा करके राहु केतु के संपर्क में चंद्रमा से दृष्ट है और वो शनि जो है वो सूर्य को देख रहे हैं, जो कला के लिए जाने जाते हैं। ये तो पहली बात है। उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी मंगल और बुध देते हैं। ये दोनों एक साथ बैठे हैं। यहां देखिए मंगल और बुध एक साथ, यहां देखिए मंगल और बुध एक साथ। करियर के क्षेत्र में व्यक्ति को इसी क्षेत्र को अपनाना चाहिए। अरे वो है ना, वो एक पहाड़ी हैं जो बड़े लंबे चौड़े शरीर के हैं, उनकी जो है वो कई सारी जो है वो एल्बम भी आ चुकी हैं बाजार में, उनके कई एल्बम आए हैं। क्या नाम है? लंबे लंबे बाल हैं उनके, बताइएगा जरा, मैं नहीं, मुझे पता नहीं। तो उस तरीके का कोई काम, आप अपना YouTube चैनल लॉन्च कर सकते हैं। आपकी कुंडली में इंटरनेट का क्षेत्र यहाँ बढ़िया बैठा है, इससे केंद्र में राहु और चंद्रमा बढ़िया बैठे, खराब नहीं है। आपका मन पवित्र नहीं होता है, आप रेगुलराइज नहीं कर पाते हैं खुद को। सबसे पहले आपको इस क्षेत्र पे काम करने की आवश्यकता है। आप लगातार लिखिए, लगातार गाइए और लगातार काम करिए। आपकी कुंडली में मंगल आपकी कुंडली में ऊर्जा दे रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं प्रभु? मंगल और बुध आपको पता भी नहीं है। दरअसल मैंने जब मेरे सामने निखिल जी ने सवाल पढ़े तो मैंने एक ही बार में कहा हाँ ये व्यक्ति सफल हो जाएगा, लेकिन ये रेगुलराइज नहीं करता है क्योंकि शनि यहाँ पे आलसी बना देते हैं। भगवान शनि मंगल राहु केतु अगर छठे भाव से देख लेते हैं तो आलस्य दे देते हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में शनि जो बैठे हैं ये आपको आलसी बनाते हैं। यहाँ देखिए राहु और यहाँ देखिए यहाँ के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में यहाँ भी दूसरे भाव मतलब 2 नंबर की राशि में बैठे। यहाँ भी सूर्य 2 नंबर में, यहाँ भी सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में उच्चके हो जा रहे हैं, यानी कि ये क्षेत्र ठीक होगा। लग्न में चंद्रमा का बैठना, मंगल और बुध का यहाँ बैठना, ये आपको क्रिएटिव बनाते हैं। तो निस्संदेह आप संगीत के क्षेत्र में दम लगाइए और उसके लिए मैं आपको मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आपको जप करना होगा। पंचम भाव के अधिपति अगर गुरु से केंद्र में हो या भाग्य भाव पे अगर गुरु की राशि बन रही हो या गुरु की दृष्टि हो, धन भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो, ये वाणी का भाव है, इस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, बुध जैसे एक ऐसे ग्रह की स्थिति वहां पे बन रही है जो वास्तव में आपकी कुंडली का भाग्येश है। तो गौर करिए, तो भाग्य भाव के अधिपति
और धन भाव के अधिपति, ये दोनों एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। इससे आपको जो है वो भक्ति संगीत गाना, भक्ति से संबंधित या जो भी क्षेत्र आप देखो, अब गाने में जो है वो गंदगी ना परोसिएगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूं, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। तो आपको अच्छी संगीत और अच्छी कलाओं से जो युक्त हो वही बात समाज को दिखानी चाहिए या बतानी चाहिए। तो आपकी कुंडली में ये बात बन रही है, इसको आप करियर के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली में बात बनती है। यहाँ भी मंगल बुध के साथ बैठे हैं, आपको 100% इसी क्षेत्र में, क्योंकि जो बात दिमाग में चल रही है वो यहीं से चल रही है, ये ग्रह आपको बैठने ही नहीं देगा, इस वजह से आपको ये काम करना ही होगा। ज्योतिष जैसा विषय आपको सिर्फ पुष्टि कर देता है कि वो कितना प्रबल है, कितना मजबूत है, कितनी उसमें जो है वो उसका बल कितना है। तो लग्न के अधिपति के ऊपर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी और उस पर किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। आपका आत्मबल कमजोर है, इस वजह से आपको लोग कमजोर आंक लेते हैं, कमजोर परेशान आपको हो सकता है कि। और एक बात जरा विचार करिए, आपकी कुंडली में तो अभी राहु की दशा चल रही है, तो जरा विचार करो कि राहु आपकी कुंडली में 12 में बैठ करके अगर परेशान कर रहे हैं तो क्या वो अपना काम नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। और जब अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी कुंडली में 22 डिग्री के राहु और 4 डिग्री के चंद्रमा कमजोर हैं, और राहु जो है वो जन्म कुंडली में वस्तुतः ग्रहण नहीं लगा है, पर हाँ निसंदेह गुरु से चंद्रमा का केंद्र में जाना एक अच्छी बात जहां होगी, वहीं राहु और चंद्रमा का 12 में जाना आपके मेंटल एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करेगा। राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य पे जाएगी, जिससे आपके मनोबल को कमजोरी मिलेगी। राहु के ऊपर जो है वो किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे शनि उनको देख ले रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति आलसी हो जाता है और कई बार अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाता है। ये मैं बेसिक आपके लेवल पे आके बात कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं कर रहा। राहु हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में, ये बहुत अच्छी बात है। जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति वहीं बैठा है, भगवान वहीं बैठा है। और मैं जो बात कह दूं कि सबसे अच्छी बात जो आपकी कुंडली में मुझे जो दिखी वो मंगल और बुध का यहां बैठना, मंगल और बुध का यहां बैठना, मंगल और बुध का यहां बैठना। आप इसको जाने ना दो और लगातार इस पे मेहनत करते रहिए। और मैं समझता हूं कि अभी आप इस वजह से भी परेशान हैं फाइनली, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। इस वजह से सबसे पहले आपको लाजवर्त धारण करना होगा, दैट्स इट। लाजवर्त धारण करना ही होगा, एक तुरंत ही। मैं जितने भी उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूं ये तुरंत अपने जीवन में शामिल करिए। दूसरे नंबर पे बता दूं, इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली तुला लग्न की है और लग्नेश जो है वो देखिए वायु तत्व की राशि में बैठे हैं, जिसपे अग्नि तत्व के ग्रह गुरु की दृष्टि है, या वायु उसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तुतः वो भी आकाश ही होते हैं, गुरु आकाश ही होते हैं। धनु राशि उनकी मूल त्रिकोण जो कम से कम उनको थोड़े से आग से युक्त बना देती है। और वस्तुतः शुक्र जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो भूमि तत्व से प्रभावित होते हैं, और वहां पे वायु तत्व में बैठे हैं, इनका संयोग नहीं मिल रहा। पर लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, गुरु से देखा जाना और किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन लग्नेश जहां बैठे हैं, ध्यान से देखिए, लग्नेश जहां बैठे हैं ये वस्तुतः आपकी कुंडली के अष्टमेश भी तो होते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण और लग्न में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनने के कारण और स्वतः ही वो 3 डिग्री के वक्री हैं, इस कारण से वो आपको कई बार डिमोलिश करते हैं, आपको कई बार कमजोर करते हैं, आपके परिणामों को कमजोर देने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में रोड़े अटकाने का काम करते हैं। अगर ये वक्री नहीं होते तो ये अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाते, आप कंफ्यूजन में नहीं जाते, क्योंकि ये ग्रह पीछे जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है। इस कारण से भी आपके जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित होती हैं। आपके चमक को फीकी कर रहे हैं शनि, आपके रिकॉग्निशन को जो प्रभाव में देखा जा रहा है, जैसे पंचम भाव के अधिपति का छठे में जाना, राहु केतु के संपर्क में आना, नीचाभिलाषी होना, ये तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो शनि के कारण हो रही हैं। बजरंगबली की पूजा आपको करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, और कम से कम तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही प्रत्येक दिन 3 बार करना चाहिए। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो है वो कारक होते हैं, शनि कारक होते हैं, बुध अच्छे होते हैं, गुरु अच्छे नहीं होते, सूर्य अच्छे नहीं होते, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे होंगे, खराब नहीं होंगे, पर चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य जो अष्टम में बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को दरिद्र दोष लग जाता है, इस कारण से व्यक्ति जो है वो कम पैसों पे नौकरी करने वाला हो जाता है। ये बात बनती है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को सही से समझा तो पा रहा हूं, या फिर ऐसे ही मैं खाली यूं बोल रहा हूं और आप समझ नहीं रहे? दूसरे नंबर पे अगर आप इसी कुंडली को नवांश में देखते हैं तो मंगल को चंद्रमा का देखना, मंगल का लग्न को देखना, मंगल का लग्न को देखना। आपने ये बात गौर नहीं करी कि लग्नेश भाग्य भाव में
यहाँ के लग्नेश जो है वो शनि भाग्य भाव में, यहाँ के लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली के उच्च के होकर के बैठे हैं। कुंडली कहीं से भी कमजोर नहीं है। दरअसल आजकल के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो मैं आपको बताऊं, थोड़ा रुक के जाइएगा। आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो वस्तुतः किसी अन्य चीज से प्रभावित हो जाते हैं। दरअसल उनके सामने कई बार वो कॉपी बन ही नहीं पाती है कि मुझे करना क्या है। किसी भी काम के आरंभ को करने से पहले, किसी भी काम को आरंभ करना है तो सबसे पहले आपको शरणागति लेनी होगी, दिमाग को सही करना होगा, मेंटेनेंस करनी होगी, क्योंकि गाड़ी तभी चलेगी जब अच्छे तरीके से उसकी सर्विसिंग होती रहे, नहीं तो फिर वो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो निस्संदेह आपके फुल बॉडी के चेक करने की आवश्यकता है। फुल बॉडी को चेक कराइए। मैं डॉक्टरी लेवल पे नहीं कह रहा, अपने मानसिक स्तर को और भी ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले आपके अपने आत्मबल को जागृत करने की आवश्यकता होगी। भगवान सूर्य नारायण को मनाने की आवश्यकता होगी। बजरंग बली को आदेशित, उनका आदेश पालन करिए, उनका आरंभ करिए, उनकी पूजा आरंभ करिए। ये बात है, क्योंकि दशमांश कुंडली आपकी कुंडली में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वस्तुतः एक बात बता दूं कि जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जैसे चंद्रमा जो है वो यहां ग्रहण उपस्थित कर रहे हैं, यहां पे चंद्रमा जो है वो ग्रहण उपस्थित कर रहे हैं, जो कौन है, दशम भाव के अधिपति। आखिर तो राहु के साथ बैठे, आखिर तो शनि के साथ बैठे, तो थोड़ी सी तो जो उसमें नृशंसता भरेंगे। यहां पे भी चंद्रमा केतु के साथ मंगल राहु का प्रभाव, यहां पे भी चंद्रमा मंगल और शनि के प्रभाव में है, क्योंकि शनि जो है वो वस्तुतः केंद्र में बैठे, लग्न के अधिपति दशम में, दशम भाव के अधिपति के साथ। आप जितनी जल्दबाजी करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी धन कमा लूं, जल्दी जल्दी कुछ कर दूं, उतनी ही ज्यादा आपको मशक्कत करनी पड़ती है। और वो क्यों? क्योंकि जो प्राप्त होने वाला भाव है वो अष्टम में बैठा है। यहां पे लाभ भाव के जो अधिपति हैं वो गुरु, जाकर के देखिए जन्म कुंडली में उच्च के शनि के साथ बैठे हैं, ये जरूर देंगे। यहाँ पे जो लाभेश हैं वो जन्म कुंडली में देखिए इसे जो शुक्र शनि है वो 12 में बैठे हैं, और इस पे शुक्र और गुरु जैसे दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव ये जरूर ही आपको प्राप्त करवा देंगे। बस आप शुरू करिए किसी भी तरीके से। हो सकता है कि आरंभ में आपको कम पैसों पे नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़े, और ऐसा इसलिए क्योंकि लाभेश अष्टम में बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति छठे में बैठे हैं, और यही आपकी कुंडली की कमजोरी हो सकती है। पर वस्तुतः जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए हां मैं उत्तर देता हूं। आप निसंदेह आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश और लग्न को और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति को कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव मिल रहा है। बुध और मंगल को गुरु का प्रभाव मिल रहा है। तृतीय भाव आपका बली है। आप इंटरनेट पे आइए, इंटरनेट पे अपना काम शुरू करिए। जो भी चीजें आप अच्छाई से कर रहे हैं, जैसे पूजा करना, पाठ करना, मंत्र करना, जप करना, ये सब चीजें आपकी कुंडली में अच्छी हो सकती हैं। इस पे आपको बल लगाना चाहिए। और निसंदेह मैं 2-3 बात और भी अगर कह दूं तो आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है वो अगर छठे भाव में नहीं बैठा होता, जैसे पंचमे शनि अगर छठे भाव में नहीं बैठे होते तो आपकी कुंडली और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि वो दो तरफा परिणाम देने लग रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शनि के ऊपर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। ये देखिए राहु की 7वीं दृष्टि। इस कारण से जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो क्षमता व्यक्ति के पास है, जो उसको पहचान मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मशक्कत में आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि उनके पास बल है। आगे बढ़िए। मंगल भरणी के, शुक्र जो है वो मृगशिरा के, ये परिवर्तन हो रहा है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में। यह नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। मंगल की दृष्टि नीच की पड़ रही है, इस वजह से यहां के अधिपति 12 में, इस वजह से आपका करियर वाला पोर्शन कमजोर बन रहा है। बाबू रे, भगवान की पूजा करनी ही होगी। मैं आपको एक बात और बताता हूं, वस्तुतः ज्योतिष जैसा जो विषय होता है वो कभी भी आपको ये नहीं बताता कि ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये आपको आगाह करता है। और जो मन, आप जरा सोच के देखो कि उन लोगों के गाल पे ये तमाचा नहीं है क्या? उन लोगों के गाल पे, जो मेरे पास कल परसों एक वीडियो भेजा गया था कि ये देखिए, उसमें ये बताया गया था कि क्या ज्योतिष वास्तव में ज्योतिष जैसी कोई बात है? क्या ग्रह नक्षत्र वास्तव में काम करते हैं? क्या जो है वो ज्योतिषी जैसी कोई विधा है? या क्या ज्योतिषी जो है वो अगर कहते हैं कि बदल, वस्तुतः उन लोगों को ज्योतिष के मायने ही नहीं पता है। ज्योतिष आपको कभी भी ये नहीं बताता है कि आप ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, नहीं। अब जरा विचार करिए कि जो ग्रंथ में बात लिखी गई है कि मंगल और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को क्रिएटिव देता है, क्रिएटिविटी उसमें समाहित करता है, तो आप जरा सोच के देखो कि क्रिएशन किसे कहते हैं? क्रिएशन किसे कहते हैं? संगीत, नृत्य, कला, ये सब आर्ट और क्राफ्ट की जो चीजें होती हैं वो मंगल और बुध के क्षेत्र से आती हैं। और आपकी कुंडली में आपका झुकाव जो है वो संगीत की तरफ है।
पर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शनि जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, तो पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा, तो आपको रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत होगी। पर जरा इसका साम्य बना करके देखिए कि एक तरफ जहां ग्रंथ ये बात कहे कि मंगल और बुध का बैठना, उस पे गुरु की दृष्टि का सरस्वती योग बना देना, पंचम भाव के अधिपति शनि जहां बैठे हैं वहां से 10 घर पीछे, मतलब 4 घर पीछे या 10 घर आगे पीछे गुरु का बैठना, ये सरस्वती योग बनाएगा। भाग्य भाव के अधिपति का लग्नेश को देखना, लग्न के अधिपति का भाग्येश को देखना, लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्य के कारक गुरु के द्वारा देखा जाना, ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूं कि ज्योतिष जैसे विषय पे बोलने का अधिकार सिर्फ ज्योतिषी को है, अन्यथा किसी को नहीं है। आप जब ज्योतिष जैसे विषय को नहीं जानते तो उस पर किसी भी तरीके से उसका आक्षेप नहीं कर सकते। तो ज्योतिषी आपको ये बात कहने का कभी भी अधिकार नहीं है कि ज्योतिष जैसे विषय पे आप कभी भी आक्षेप नहीं लगा सकते, या फिर ये चीजें इत्तेफाकन नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये एक ऐसा सिंहासन है जहां पे सारे लोग नहीं बैठ सकते, और सिर्फ इस पे वही बोल सकता है जो ज्योतिष का ज्ञान रखता हो, जो ज्योतिष जानता हो, जिसने ज्योतिष को समझा हो, जिसने ज्योतिष जैसे विषय पे मंथन करे हो, जिसपे 25 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं। ये उस धर्मशास्त्र पे किसी एक साधारण से व्यक्ति के द्वारा कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा मैं आउटलाइन चला गया, क्योंकि ये मंगल और बुध है। दरअसल ग्रंथ ये कहता है कि मंगल और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो निस्संदेह व्यक्ति क्रिएटिव होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आपको आवश्यक नहीं कि आप संगीत में ही जाएं, आप कला के क्षेत्र में किसी भी कला को पकड़ सकते हैं, गाने को पकड़ सकते हैं, लिखने को पकड़ सकते हैं, चित्रकारी को पकड़ सकते हैं, पेंटिंग को पकड़ सकते हैं, क्राफ्ट को पकड़ सकते हैं, राइटिंग स्किल को पकड़ सकते हैं, ड्राइविंग को पकड़ सकते हैं, तैराकी को पकड़ सकते हैं। ये जो कला के जितने मायने हैं, कला का जितना क्षेत्र है, इसको आप सही प्रतिरूप में स्थापित कर सकते हैं। मतलब आपके पास वो क्षमता है, क्योंकि मंगल और बुध ने वस्तुतः आपको वो बल देने का काम किया है कि मैंने क्या बात बताई है कई बार, क्योंकि यह सूक्ष्म विषय है, इसको समझना मुश्किल है उन लोगों के लिए जो मोटे बुद्धि के हैं, जो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। क्योंकि इस विषय को समझना इतना आसान किसी के लिए नहीं हो सकता, जो निश्चित रूप से आप जरा विचार करके देखिए कि मदन मोहन मालवीय जी ने, पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी जैसे सम्माननीय व्यक्ति ने ज्योतिष के लिए एक अलग संधान क्षेत्र बनाया है। ज्योतिष जैसे विषय पे कितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं। मैं खुद लिख रहा हूं और मैं समझता हूं कि मैं सबसे छोटी अवस्था का एकमात्र ऐसा सबसे छोटा व्यक्ति हूं जो ज्योतिष जैसे विषय पे कितने घंटे बात कर सकता है, जो कितने घंटे इस पे व्याख्यान दे सकता है। पर मुझे क्या मतलब है उन सब चीजों में फंसने का। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस जैसे विषय को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ये वेद के चक्षु हैं, ये नेत्र हैं, जो व्यक्ति को ही नहीं वेदों को भी नेत्र देते हैं, कि वेद को भी नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है और वो ज्योतिष की शरणागति धारण करता है। ये दिखा रहा है, निसंदेह आपके पास बल है, आप आगे बढ़िए। अब कुछ बातें डिग्री पे कर लूं या नक्षत्रों पे कर लूं, तो मंगल और शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करना, बुध का भरणी नक्षत्र में बैठना, शुक्र का जो जैसे बुध जो बैठे जिस नक्षत्र में बैठे वो शुक्र गुरु से देखे जा रहे हैं। पर आगे फिर बढ़ता हूं, यहां पे मंगल और बुध की बात है, तो बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस नक्षत्र जो नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा है वो ग्रहण में बैठा है, इस कारण से कई बार आपको इनिशियल स्टेप लेने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात कि बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस शुक्र मंगल और गुरु से देखे जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात होती है। तो ये बात यहां तक रही। अब आपको मैं बता दूं, तो सबसे पहले आपको अभी तो राहु की दशा चल रही है, इस कारण से कई बार व्यक्ति कंफ्यूजन में जाता है, सफोकेट करता है, उसके सामने जो है वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, भ्रम की स्थितियां, बुद्धिया विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम बयाति विचवापद मृत्यु तुल्यम वाली बात होती है। इस कारण से अभी आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे या फिर आप आगे नहीं जा रहे, तो इसके लिए आपको रत्न की आवश्यकता होगी। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं और ये इस बात की गारंटी देता हूं कि रत्न जो है वो वास्तव में काम करते हैं। मैंने भी कई बार ऐसे बात कही है कि जब तक रत्न आपको तब तक लाभ नहीं करता है जब तक आप उसके मंत्र और उसको सही तरीके से स्थापित ना करें, उसको पुनर्जीवित ना करें या उसमें जान ना डालें। क्योंकि रत्न तभी काम करेगा जब व्यक्ति धर्म से, पूजा से, पाठ से, मंत्र से, यंत्र से, रत्न से, सबसे, क्योंकि ज्योतिष के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। आप किसी एक चीज को पकड़ करके कभी भी अपने जीवन को नहीं जी सकते,
क्योंकि एक फिल्म जो बनती है उसमें निश्चित रूप से गाने भी होते हैं, उसमें संगीत भी होता है, उसमें कलाएं भी होती हैं, उसमें वाक मतलब जो है वो भाषा शैली भी होती है, उसमें भाषण भी होती है, बयानबाजी होती है, उसमें जो है वो तथ्य रखे जाते हैं, उसमें विषय होता है, उसमें कई सारी चीजें मिल करके तब एक 3 घंटे की फिल्म बनती है। तो ठीक उसी तरीके से जीवन में हर एक चीज का अपना महत्व है और निस्संदेह ये रत्न लाजवंत आपको फायदा करेगा। और वो इसलिए करेगा क्योंकि वो आपको ये नहीं करेगा कि आपके काम में वो सफलता दे देगा, वो नहीं कर सकता, वो आप ही को करना है। वस्तुतः वो सिर्फ आपके मन को शांत रखने का काम करेगा, आपके वैचारिक रूप से जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उससे आपको वो दूर ले जाने का काम करेगा, आपके माइंडसेट को कूल रखने का काम करेगा, ताकि आप अच्छे से चीजों को विचार में रख सके। ये बात है, ताकि आप चीज को अच्छे से समझ सके, क्योंकि वो रत्न रश्मियों को पकड़ने की शक्ति होती है उनमें। जो महान मूर्ख होते हैं वही रत्न, वही मंत्र, वही यंत्र, वही तंत्र और वही ज्योतिष जैसे विषयों पे आक्षेप लगाते हैं, अन्यथा तो कोई नहीं होता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।